हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखी थी और उसका जो फिजिक्स है, उसकी क्या फिजिक्स है, उसको भी हमने देखा था। आज हम ये चेक करेंगे कि जो हाइजेनबर्ग ने या हाइजेन साहब ने जो बोला था वो सही है या गलत, या ऐसे ही उठ के बोल दिया। तो आज हम उसका जस्टिफिकेशन यानी कि औचित्य क्या होता है उसको चेक करेंगे, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का औचित्य या जस्टिफिकेशन। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या हप आप बोलते हो ना, तो ये क्या हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेन साहब ने बताया था कि जैसे भी कोई भी दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी हैं, कोई भी दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी हैं, मैंने आपको बताया था कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी को कैसे देखते हैं, यानी कि संयुग्मी क्वांटिटी, वे क्वांटिटी जिनका क्या जाए कॉम्यूटेटर नॉन जीरो हो, जिनका कॉम्यूटेटर नॉन जीरो हो, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी या संयुग्मी राशियां। तो x और px, y और py, z और pz, e और t, थीटा और lz, ये वगैरह क्या हैं, कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी हैं। तो इन्होंने बताया था, या हाइजेन साहब ने बताया था, क्या बताया था कि जब हम इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही क्षण पर एक साथ मेजर करते हैं तो इन दोनों को हम एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। अर्थात अगर हम x को एक्यूरेट मेजर कर लेंगे तो p को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। यानी कि इन दोनों की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का गुणनफल एक नियत मान से सदैव अधिकतम ही रहता है। आप कितने भी अच्छे एपरेटस वगैरह ले आइए, फिर भी आप उनको एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। अर्थात उनके बीच में जो अनसर्टेनिटी ऑफ x, यानी कि पोजीशन की, अगर कोई भी क्वांटिटी है, हम बात कर रहे हैं अभी पोजीशन की, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो भी x कंपोनेंट, क्योंकि हम पोजीशन किस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग, तो अनसर्टेनिटी भी x के अलोंग ही आएगी। तो पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into uncertainty in momentum is always greater than a minimum number that is called h cross by 2, where h is Planck constant, h upon 2 pi, और इस वैल्यू क्या है इसका 1.054 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट मस्ट नो, यूनिट का क्या ना, यूनिट आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्या है 1.054 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये हाइजेन साहब ने बताया था। अगर इसकी वाई में लोगे तो वाई में आ जाएंगे, जेड में, तो ये आपको मैंने ब्रीफ में बताया था। अब हमको क्या चेक करना है कि भाई साहब ये हाइजेन साहब बोल के गए हैं ये बात कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, किसके लिए, टू कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटीज के लिए। क्या ये हाइजेन साहब ने ये बात बोली है, ये सही है या गलत, इसका हम जस्टिफिकेशन आज चेक करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालो सभी, क्या हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य, या इंग्लिश में लिखो जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हफ का जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप लिख लो जस्टिफिकेशन, यानी कि जस्टिफिकेशन ऑफ हफ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का औचित्य। इंग्लिश में लिखें तो, हिंदी में लिखें तो
औचित्य ऑफ अनिश्चितता या अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य लिखो ऐसे हिंदी में, अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य। बेटा इसको आप लोग अच्छे से समझना, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको इसको, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या अब इसमें आपको हम दो जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉन के, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे, एक हम माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे और दूसरा डिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। हम माइक्रोस्कोप आप सभी ने देखी होगी, माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल भी याद है आपको, तो हम पहले माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या काम आती है? सूक्ष्म पार्टिकलों को देखने के काम आती है। पता है माइक्रोस्कोप क्या काम आती है? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के काम आती है। तो हम यहाँ पर, हमारे लिए छोटा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे किससे? माइक्रोस्कोप से। और क्या हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये हम चेक करने वाले हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखनी है किससे? सूक्ष्मदर्शी से। मान लो कि मैंने कोई ये इलेक्ट्रॉन बना लिया यहाँ पे। ये क्या है आपका? कोई इलेक्ट्रॉन, बढ़िया बना देता हूँ, ये आप खूब दिख रहा होगा आपको सभी को। ये है आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बैठे हुए नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये, जैसे अपन जब इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, अगर जैसे ये चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, हमने इसको देखा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया और दूसरा जाएगा यहाँ पे, तो हमें तो, और स्पीड भी ठीक ठाक है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो दूसरा जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं सभी, हम उनको क्या नहीं कर सकते? डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या हम उनको विभेद नहीं कर सकते। तो ये एक जैसे देखेंगे तो हमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस जगह पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिखाई देगा। समझ में आई? तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, समझ रहे हो? कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बैठा हुआ है। हमें इसको देखना है कि किस, इसकी स्थिति का निर्धारण करना है। अब समझो कि ये मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं हम ऊपर से, एक सूक्ष्मदर्शी लगा रखी है। ये मान लो आपकी एक सूक्ष्मदर्शी है, समझ रहे हो? ये क्या है? आपकी एक सूक्ष्मदर्शी है। इस टाइप की मैं बना देता हूँ इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री। ये इसका ए और ये बी, समझ रहे हो? तो ये एक सूक्ष्मदर्शी है, ऊपर से आप देख रहे हो किसको? इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे पहुंचेगा? इसके पास ये इलेक्ट्रॉन दिखेगा कैसे? ऐसे तो दिख नहीं सकता हमको। इसके लिए, देखने के लिए, अब जैसे आप किसी चीज को देख रहे हो तो देखने के लिए आपको कोई ना कोई क्या बोलते हैं, रेज की जरूरत होती है। तो रेज क्या है यहाँ पे? अब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए अपन लाइट वेव तो ले नहीं सकते, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और ये किसी मटेरियल को पेनिट्रेट कर नहीं सकती, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते लाइट से। तो हमें कोई हाई एनर्जी की रेज इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से सोचो कि मैंने क्या, गामा रेज, हाई
एनर्जी की गामा रेज, और गामा रेज मतलब फोटोन, यहाँ से मैंने फोटोन डाला और ब्रैकेट में लिख दो गामा रेज, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन। जब भी तो दिखेगा ये, अगर आप किसी इस बोर्ड को देख रहे हो तो आपको जब भी तो दिखेगा ये, जब इस पर लाइट पड़ेगी या वेव पड़ेगी कोई, और वेव तो ये क्या बड़ी मटेरियल है, बड़ा रूप है इसका। अगर आप इसे बोर्ड के अंदर क्या देखना चाहो, बोर्ड के अंदर के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को देखना चाहो, तो आपको इसके बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, क्योंकि जो आप जो लाइट देख रहे हो वो है दृश्य प्रकाश, विजिबल रीजन, तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम नहीं होती, इसलिए ये हम उसको नहीं देख सकते। तो हमने इस पर क्या डाला? फोटोन डाला। अब ये फोटोन इससे क्या करेगा? टक्कर करेगा। अब टक्कर के बाद ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन में कुछ भी हलचल होगी, और टक्कर के बाद ये फोटोन, हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो टक्कर के बाद मान लो कि ये इसकी मिडिल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ से टक्कर के बाद कोई फोटोन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ये मान लो ये अगर इस रेंज से बाहर गया, टक्कर के बाद फोटोन इस रेंज से बाहर गया, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। ये केवल जब ही दिखेगा जब इस रेंज या सूक्ष्मदर्शी के अंदर आएगा, जब ही तो दिखेगा हमको ये इलेक्ट्रॉन। तो कब दिख सकता है? जब ये ए बी के बीच में आएगा। समझ में आई बात? अब मान लो ये आप फोटोन डाल रहे हो, उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा। इस बातों को सभी को आप नोट कर लेना अच्छे से। माना जो फोटोन है, आपतित फोटोन है, आपतित फोटोन, ये जो आपका आपतित फोटोन है उसकी तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्बडा डैश। लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन पी। क्या होता है? लैम्बडा बराबर h अपॉन पी, तो p बराबर h अपॉन लैम्बडा। तो ये लैम्बडा डैश का फोटोन है, तो ये हो गया, और h c अपॉन लैम्बडा डैश क्या हो गई? इसकी ऊर्जा, और ये हो गया इसका संवेग। समझ में आई बात? इस संवेग से या इस ऊर्जा से कोई फोटोन इससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। अब इधर देखो, ये मान लो लैम्बडा का क्या है, जो टक्कर के बाद जा रहा है, ये किसका है? लैम्बडा तरंग दैर्घ्य का फोटोन है। तो इसकी जो संवेग हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा डैश, लैम्बडा हो जाएगा इसका संवेग, और वो एक ही है दोनों, तो इसका भी वही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब मान लो ये दूरी है, क्या है? डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के होंगे, तो ये दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स। तो भाई साहब, जब ये फोटोन इससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, तो टक्कर के बाद ये फोटोन हो सकता है इसके बाहर चल जाए, हो सकता है इसके अंदर आ जाए, यहाँ आ सकता है, ये यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ये फोटोन टक्कर होने के बाद। अगर इस रेंज के भीतर आएगा तो ही हमें, क्योंकि हमारी सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है कितनी है, सूक्ष्मदर्शी कितने पार्ट को मेजर कर सकती है? ए के बीच के वाले पार्ट को, इतने डेल्टा एक्स के बीच के पार्ट को ही मेजर कर सकती है। तो इसका मतलब अगर ये फोटोन इसके बीच में आएगा तो ही हमें मेजर होगा। अर्थात हमें ये नहीं पता कि ये टक्कर, अब ये फोटोन इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये हमें कोई पता नहीं है। अर्थात इसकी जो पोजीशन है या इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हुई? अनसर्टेनिटी, पता नहीं है हमें कितनी है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स। समझिए बात को? तो यहाँ पे लिख दो आप, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, ये आप सब लिख लेना। कोई इंसिडेंट फोटोन लैम्बडा डैश का है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर टकराता है, एक माइक्रोस्कोप है, और डेल्टा एक्स उसकी द्वारक है, ये इसको बोलते हैं द्वारक। इसको क्या बोलते हैं? द्वारक, है ना, मैक्सिमम लेंथ, और ये वगैरह ये सब कुछ लिख लेना। ये एंगल है आपका एल्फा, ये एंगल क्या है? एल्फा। तो आप इनको लिख लेना। एल्फा क्या है? बिंदु O से सूक्ष्मदर्शी पर डाले गए
बिंदु ओ से सूक्ष्मदर्शी के द्वारक पर बने कोण का आधा। क्या है यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अल्फा क्या है, बिंदु ओ से सूक्ष्मदर्शी के द्वारक पर बने कोण का आधा। क्या है, अल्फा एंगल है, आधा कोण, ये अल्फा है। ठीक है, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स बराबर यही रहेगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर ये डेल्टा एक्स लिख लेते हो। ठीक है, अब हम संवेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संवेग की। अब ये देखो, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, लेकिन आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, ये डेल्टा एक्स कितना है, ये क्या चीज़ है डेल्टा एक्स, ये द्वारक है। और द्वारक अर्थात इस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता इतनी तो है, इतनी दूरी के बीच में आएगा तो इसको विभेद कर सकती है। इसके छोटी आ गई, जैसे इन दोनों के बीच में आ गई तो इसको विभेद नहीं कर सकती। अर्थात सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी है, डेल्टा एक्स। अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बराबर, मैं यहाँ से लिख देता हूँ या यहाँ लिख देता हूँ, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो आप याद करो, आपको सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी लिखाई गई है कभी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता लैम्बडा बराबर डेल्टा कितनी होती है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगी। आप याद करो, आपको सूक्ष्मदर्शी की, आपकी 12th क्लास की बुक याद करो जिसमें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता आपने निकाली होगी, बराबर होती है डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। यही पढ़ी है आपने, लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब ये इसकी स्थिति में अनिश्चितता आ गई, लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। अब हम निकालेंगे किसमें, मोमेंटम में अनिश्चितता, यानी कि संवेग में अनिश्चितता क्या होती है। उसके बाद हम दोनों अनिश्चितताओं के गुणनफल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट में ऊपर, तो देखो इसको नोट करो, फिर निकालते हैं संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब याद रखना क्या है आपको कि जब स्थिति x के अलोंग है तो y वाला तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें भी x के अलोंग ये मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब टक्कर से पूर्व ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहा था, टक्कर से, सॉरी, फोटोन किस दिशा में चल रहा है टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व फोटोन x दिशा में चल रहा है। इसका y दिशा में मोमेंटम क्या है, 0। तो यहाँ पे लिखो, चूंकि टक्कर से पूर्व फोटोन x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, अर्थात px टक्कर से पूर्व मोमेंटम कितना है, लैम्बडा डैश का फोटोन है, लैम्बडा बराबर h अपॉन p, यानी h अपॉन लैम्बडा डैश, h अपॉन लैम्बडा डैश, और p बाई कितना हो गया, 0, क्योंकि टक्कर से पूर्व x अक्ष के अनुदिश चल रहा है ना, और y में कंपोनेंट क्या है इसका, 0। ये क्या कब है, ये है आपका टक्कर से पूर्व,
टक्कर से पूर्व। अब हमें टक्कर के बाद की स्थिति चेक करनी है। अब टक्कर के बाद फोटोन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अनिश्चित है। स्थिति की अनिश्चितता इतनी है, हमने निकाली डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है, जितनी सूक्ष्मदर्शी मेजर कर सकती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जितनी विभेदन क्षमता है वही इसकी डेल्टा एक्स है। और हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। अल्फा क्या है, बिंदु O से, जिस बिंदु की हम स्थिति मेजर करना चाह रहे हैं, बिंदु O से द्वारक पर बने कोण का आधा। ठीक है। अब देखो टक्कर के बाद, अब टक्कर के बाद ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्बडा डैश, डैश नहीं आएगा सॉरी, h अपॉन लैम्बडा, क्योंकि ये क्या है, संवेग है। ये जो प्रकीर्णित फोटोन है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्बडा, और इंसिडेंट की क्या है, लैम्बडा डैश, तो h अपॉन लैम्बडा। ये अलग अलग चीजें बेटा है ना, इसको देख लेना अच्छे से। तो ये फोटोन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो हमें तो कौन सा चाहिए कंपोनेंट, हमें y से मतलब नहीं है, हमें कंपोनेंट चाहिए है x का। तो देखो टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन का x कंपोनेंट, यानी कि टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन का x भाग x भाग कैसे निकालोगे, ये h अपॉन लैम्बडा इस अक्ष के अनुदेश है, हमें चाहिए इस अक्ष के अनुदेश, अर्थात हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, यही तो x आएगा, ये है, हमें ये चाहिए, एंगल अल्फा है। हम जानते हैं कि जिस एक्सिस से एंगल बनाती है लाइन, उस एक्सिस के अलॉन्ग आता है कॉस। ये एंगल बन रहा है इस लाइन से, तो ये तो हो गया कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। तो ये कौन सा आएगा, साइन है। यानी कि ये अगर P है तो ये आ जाएगा P साइन अल्फा। समझ रहे हो बात, जिस एक्सिस से लाइन एंगल बनाती है उस एक्सिस के अलॉन्ग आता है क्या, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन। तो ये एंगल बन रही है इस लाइन से, तो ये अगर ये वाला पूछता अगर y कंपोनेंट, तो y आता, अगर ये मोमेंटम P है, इसको बोल दो P बराबर h अपॉन लैम्बडा, तो अगर ये P है तो ये आता P साइन अल्फा, P कॉस अल्फा इस लाइन के अलॉन्ग y के, और x पूछेगा तो P साइन अल्फा, अर्थात P x बराबर P साइन अल्फा, और P है आपका h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। समझ गए। अब ये इधर भी जा सकता है। अब ये तो हमने इस वाले फोटोन की बात करी, ये अल्फा, ये हमें अल्फा का मान फिक्स नहीं है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर अल्फा का मान फिक्स नहीं है। अल्फा ये भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, फोटोन टक्कर के बाद यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, अल्फा फिक्स नहीं है। तो h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। अब ये इधर आया, मान लो टक्कर के बाद इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर आया तो इधर के लिए क्या आंसर आएगा, ये कंपोनेंट। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कंपोनेंट, और ये तो माइनस में आ रहा है x में, तो ये आएगा माइनस p साइन अल्फा। दूसरा आएगा p ऑफ माइनस x में कौन सा आएगा, माइनस p साइन अल्फा, यानी कि माइनस h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा, माइनस h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। तो अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग मिला, इलेक्ट्रॉन का कुल संवेग कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन का x अक्ष के अनुदिश कुल संवेग, और संवेग में अनिश्चितता कितनी है। यहां से अगर मान लो टक्कर हुई और ये यूं गया, अगर फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से टकराया और यूं गया, तो इलेक्ट्रॉन को संवेग मिला कितना, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, और यूं आया और यूं गया तो इसका संवेग प्लस इसका संवेग।
और अनिश्चितताओं की बात करें, संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो अगर इसके संवेग में से मैं इसके संवेग को घटा दूं इन दोनों के में से, या ये इन दोनों का तो कैंसिल ही होगा दोनों में, तो इन दोनों इसके संवेग में से इसको घटा लो, इसके में से इसको घटा लो, एक ही बात है। माइनस में आए तो पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, या तो ये या ये संवेग, या तो इधर जाएगा फोटोन या इधर जाएगा। तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आएगी, दिस संवेग या दिस मोमेंटम माइनस दिस मोमेंटम, अर्थात फिर यहाँ पे लिखो आप, इसको नोट करो फटाफट, पहले इसको नोट करो बेटा, नोट कर लिया, लिखो, इसको याद रखना, ठीक है। मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। देखो, अतः संवेग या एक्स अक्ष के अनुदेश, अक्ष के अनुदेश संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि एच अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा माइनस माइनस एच अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। ये आ गया एच अपॉन लैम्बडा 2h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। तो ये आपके मोमेंटम में अनिश्चितता है, ये आपके किस में है, स्थिति में अनिश्चितता। तो आप इन दोनों को गुणा करके देखो कि क्या हाइजेंस साहब बोल के गए थे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए मिनिमम नंबर और दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके, अतः हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ये हाइजेनबर्ग मतलब को अतः डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, हाइजेनबर्ग तो हमें निकालना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स निकालो, कितना आ सकता है, डेल्टा एक्स ये रहा आपका एच अपॉन 2 साइन अल्फा इंटू 2h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। इन दोनों को जो कट रहा है इनको काटो फ्री, साइन अल्फा से साइन अल्फा गया और लैम्बडा से लैम्बडा, ऊपर बचा 2 से 2 भी गया, यहाँ पे आया h, क्या आया h, h ज़्यादा आया h क्रॉस बाई 2 ज़्यादा है, h इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, अर्थात जो हाइजेंस साहब बोल के गए थे वो बात बिल्कुल सही है। क्या कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल सदैव h क्रॉस बाई 2 या h क्रॉस बाई 2 से सदैव अधिक आएगा, h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं आ सकता। समझ गए बात? तो जब ये h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं आए, अच्छा ये भी याद रख, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसके लिए तो h क्रॉस बाई 2 सबसे कम किसके लिए आएगा। ये आप दुनिया में एक ही फंक्शन ऐसा है जिसके लिए h क्रॉस बाई 2 आता है, बाकी सभी के लिए h क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा ही आता है। तो ये हमने फर्स्ट जस्टिफिकेशन यानी कि फर्स्ट अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य था, एक प्रूफ देखा है कि हाँ भाई जो हाइजेंस सर बोल के गए थे अनिश्चितताओं के लिए गुणनफल, अनिश्चितताओं का गुणनफल h क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा होता है, तो वो बात बिल्कुल एक के लिए तो हमने सत्य देखी है और कल एक और देखेंगे हम कि दूसरे के लिए कितनी आती है वो। तो ठीक है, आप इसको जो भी आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो बता देना मेरे को और आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।